आगे देखो, हम लोग आगे पढ़ेंगे न्यूटन की गति के नियम। क्या पढ़ेंगे जी? न्यूटन की गति के नियम। कल हम लोगों ने जड़त्व के बारे में एकदम विस्तार से समझा कि जड़त्व क्या होता है, जड़त्व किसे कहते हैं, जड़त्व कितने प्रकार का होता है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यूटन के गति के नियम, एकदम विस्तार से पढ़ेंगे चीज़ें, ठीक। तो न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में, सर आइजैक न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। क्या नाम था जी? प्रिंसिपिया। उसमें क्या दिए थे? गति के 3 नियम दिए, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? न्यूटन की गति के नियम। तो लिखो जो मैं, सर आइजैक न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किसी पिंड की गति से संबंधित किसी पिंड या वस्तु की गति से संबंधित तीन नियम दिए। 3 नियम दिए, जिसे न्यूटन के गति के नियम कहते हैं। जिसे न्यूटन के गति के नियम कहते हैं। चलो आगे देखो, ध्यान से। इसको हम लोग कहते हैं गति के नियम। तो न्यूटन ने गति कितने नियम दिए? 3। लिखो नीचे, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए, ठीक। अब पहला ही डाल देना, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक। आगे देखो,
ठीक। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, देखो ध्यान से। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है, समझो ध्यान से। न्यूटन ने ऐसा नियम दिया, तीनों नियम हर जगह दैनिक जीवन में हर जगह उपयोग है उसका। ऐसा नियम दिए न्यूटन ने इसलिए तुम लोग जानते हो, भौतिक विज्ञान में कहीं भी पढ़ोगे इनका हर जगह नाम है। चाहे तुम 11th पढ़ो, चाहे कहाँ पढ़ो, 12th में पढ़ो, हर चैप्टर में इनका कहीं न कहीं न्यूटन जी छुपे ही रहेंगे। हर चैप्टर में ऐसे ऐसे नियम दिए हैं, ऐसे इन्होंने सिद्धांत दिए हैं, और जो दिए हैं क्या दिए हैं, सब सटीक दिए हैं, जो हर जगह क्या एकदम लागू है, कहीं फेल करने वाला नहीं है। समझो ना। तो पहला नियम क्या था, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह क्या रहेगी, विरामावस्था में रहेगी। तथा यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो क्या रहेगी, गतिशील अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना आरोपित किया जाए। ठीक, बात समझ में आया। ठीक, देखो यार ध्यान से, चलो आगे देखो। तो न्यूटन ने पहला नियम क्या दिया जी, देखो हमारे साथ। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। तथा यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना आरोपित किया जाए। ना आरोपित किया जाए। तो ध्यान से, न्यूटन का जो पहला नियम था, क्या नियम है जी, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो किस में रहेगी, वह विरामावस्था में ही रहेगी। तथा यदि कोई वस्तु किस अवस्था में है, गतिशील अवस्था में है, तो वह किस अवस्था में रहेगी, गतिशील अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना आरोपित किया जाए। इसीलिए न्यूटन के पहले नियम को हम लोग कहते हैं जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। नीचे लिखो, न्यूटन के प्रथम नियम को, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक, ध्यान से,
न्यूटन के गति के प्रथम नियम हम लोग कहते क्या हैं? जड़त्व का नियम। अब ध्यान समझो, कल हमने पूरा समझाया था जड़त्व क्या है। आज हो जैसे में जैसे उदाहरण समझो विस्तार से पूरा, देखो ध्यान से। हमने कहा था अगर पेड़ की शाखाओं से फल क्या हुए जी, अगर पेड़ की शाखाओं से फल लटके हैं तो फल किस अवस्था में रहना चाहेंगे? फल विरामावस्था में रहना चाहेंगे। यानी फल का गुण है वह अपने विराम जो रेस्ट अवस्था में था, किस अवस्था में जी? जो फल था वह रेस्ट अवस्था में था, वह किस अवस्था में रहना चाहेगा? वह रेस्ट अवस्था में यानी विराम अवस्था में रहना चाहेगा। जैसे हमने क्या किया, टहनी को उसको क्या किया, झकझोराया, हिलाया, तो टहनी तो कहाँ चली गई? टहनी गई आगे पीछे, लेकिन टहनी के आगे पीछे जाने से फल किस अवस्था में रहना चाहेगा? फल का कंडीशन है, फल की स्थिति है, वह विराम में ही रहना चाहेगा। और विराम में रहने के कारण टहनी चली गई इधर उधर और फल क्या होता है? आराम से नीचे की ओर गिर जाता है। और हमने बताया था अगर कोई गाड़ी कोई बस है, बस में यात्री खड़ा है और बस चल रही हो, एकाएक ड्राइवर ने क्या कर दिया? ब्रेक मार दिया। एकाएक ड्राइवर ने ब्रेक मारा तो एकाएक ड्राइवर के ब्रेक मारने से हमने बताया था हमारे शरीर का निचला धड़ गाड़ी के संपर्क में था, और गाड़ी के संपर्क में होने के कारण गाड़ी चल रही थी, तो हमारे शरीर का जो निचला धड़ था वो किस अवस्था में था जी? वह था गति अवस्था में। किसमें था? गति अवस्था में। जैसे ड्राइवर ने ब्रेक मारा तो हमारा जो धड़ था वो किस अवस्था में था? पूरा शरीर, हमारा पूरा शरीर था गति अवस्था में। जैसे ड्राइवर ने ब्रेक मारा तो हमारा निचला धड़ किस अवस्था में आ गया? विराम में। कि ऊपरा धड़ किस अवस्था में रहना चाहता है? इसलिए लोग कहाँ जाता है? हम लोग भाग जाते हैं आगे की ओर। हमने वही बताया था अगर कोई 2 चक्के गाड़ी 4 चक्के गाड़ी हो, अभी गाड़ी किस अवस्था में हो? विराम अवस्था में। किसमें हो? विराम अवस्था में हो। अभी गाड़ी खड़ी है, अभी गाड़ी चल नहीं रही है। जब गाड़ी चल नहीं रही है तो हमारा पूरा शरीर किस अवस्था में जी? विराम अवस्था में है। तो जब पूरा हमारा शरीर विराम अवस्था में है तो विराम का जड़ तो कहता क्या है? अगर हमारा शरीर विराम अवस्था में है तो हम अपनी विराम की पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। तो जैसे गाड़ी चली, जैसे गाड़ी क्या किया, उसने एक्सीलेटर को दबाया, गाड़ी चली, तो गाड़ी के चलने से अब हमारा पैर गाड़ी के संपर्क में था, पैर तो चला गया आगे, लेकिन हमारा ऊपर धड़ किस अवस्था में रहना चाहेगा? विराम में। या रहना चाहेगा विराम में, या यही रहा, इसलिए क्या चला गया? पीछे। और पैर कहाँ चला गया? आगे। पैर के आगे जाने से हमारे ऊपरी धड़ कहाँ जाता है? पीछे की ओर चला जाता है। ये दूसरा उदाहरण हुआ। तीसरा उदाहरण हुआ। चौथा क्या है? हमने बताया था अगर कोई कंबल है, क्या है? कोई कंबल है, कंबल को हम ले लिए, कंबल में धूल कण क्या जी? उसमें चिपके हुए जमे हुए हैं। जब कंबल में धूल कण चिपके हुए रहते हैं, हम लोग देखते हो क्या करते हैं? डंडा उठाए कंबल क्या किए? पीटना शुरू कर। अब बताओ, कंबल में जो धूल कण थे वे अपनी विराम के कारण, गति नहीं है, जो कंबल में धूल कण है वे अपनी विराम की स्थिति कारण किस कंडीशन में रहना चाहेंगे? विराम में रहना चाहेंगे। लेकिन जैसे मैंने डंडे से कंबल को पीटा तो कंबल कहाँ गया? इधर उधर गया। लेकिन जो कंबल के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल थे, कण थे, वो किस अवस्था में रहना चाहेंगे? उनकी स्थिति है भैया हम जिस पोजीशन में हैं उसी पोजीशन में रहेंगे। तो कंबल तो चला गया आगे पीछे, कि जो कण था वो किस अवस्था में रहना चाहेगा? विराम में। इसलिए कहो तो वहाँ से नीचे हो गया, क्या होता है जी? वहाँ से अलग हो जाता है। बातें समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही हैं? यही है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। देखो जैसे हम लिखते रहो। पहले नियम, बस के एकाएक चल देने पर, बस के एकाएक, या अचानक लिख लो, एकाएक भी सही है। बस के अचानक चल, बस के अचानक चल देने पर उसमें बैठे
यात्री को झटका लगना। मैंने दोनों कंडीशन समझाया, ठीक। ये पहला हुआ, ठीक। वृक्ष की शाखाओं, वृक्ष की शाखाओं को, वृक्ष की शाखाओं को हिलाने पर फलों का गिरना, फलों का गिरना, ठीक। कंबल से, कंबल को डंडे से पीटने पर, कंबल को डंडे से पीटने पर धूल कणों का अलग होना, धूल कणों का अलग होना, धूल कणों का अलग होना। और लिख लो, ट्रेन से, एक मिनट लिख लिए, चलती ट्रेन से लिखना, आगे बस चलती कर लो। चलती ट्रेन से उतरने पर, चलती ट्रेन से उतरने पर यात्री थोड़े समय तक उसके साथ चलना, चलती ट्रेन से उतरने पर यात्री का थोड़े समय तक उसके साथ चलना, उसके साथ चलना, ये भी हो गया, ठीक। पहला उदाहरण बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, इसमें उदाहरण इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। अगर लिखो पांचवा, बंदूक से शीशा, बंदूक, एक में लिख लिएगा, बंदूक की गोली से शीशे में छिद्र होना, परंतु पत्थर से शीशे का चटक जाना, शीशे का चटक जाना, ठीक। 5 हुए ना जी, 5 बहुत हैं। देखो ध्यान से, समझो ध्यान से। पहला वाला उदाहरण सबको अच्छे से आया होगा, किसी कोई दिक्कत? वृक्ष की शाखा वाला एकदम विस्तार से आया होगा। कहाँ से बात कर रहे हैं? कंबल को डंडे से पीटने पर धूल कणों का अलग होने भी समझ में आया होगा। ये समझो, चलती ट्रेन से उतरने पर यात्री का थोड़े समय तक उसके साथ चलना, चाहे चलती ट्रेन हो चाहे क्या हो, चलती बस हो। तुम लोग केयर किए होगे, हमने बताया था अगर कोई ट्रेन चल रही है बहुत स्पीड में, नहीं कि 60 किलोमीटर चल रही, तुम कूद गए गधा, तुम मत बच जाओगे, ठीक। ट्रेन मान लो कुछ स्पीड से चल रही है या बस ही चल रही है, तुम लोग देखते हो जो लोग सामान बेचने वाले होते क्या होते हैं, चलती ट्रेन से क्या होते हैं, आराम से उतर जाते हो, कुछ होता नहीं है, और हम लोग देखते रह जाते हैं कैसे उतर गया ही, ठीक। होता क्या है, तुम लोग केयर किए होगे, जब लोग ट्रेन चल रही होती है, जब उतरते हैं तो क्या होते हैं, उसको क्या करते हैं, उसके साथ कुछ दूरी तक क्या होते हैं, चलते हैं। क्यों? ट्रेन थी गति अवस्था में, ट्रेन किस अवस्था में थी, ट्रेन थी गति अवस्था में, उनका पूरा शरीर भी किस अवस्था में था, उनका पूरा शरीर गति अवस्था में था।
अगर वो ट्रेन से उतरने के बाद वहीं तुरंत खड़े हो जाते तो क्या होते वो गिर जाते। लेकिन वो ट्रेन से उतरने के बाद जैसे नीचे क्यों उतरे, तो नीचे क्यों उतरने के बाद जो हमारे शरीर का निचला धड़ था, पैर था, वह धरती के संपर्क में आ गया। और धरती के संपर्क में आने से वो किस में आ गया? विराम में। ऊपरी धड़ किस में रहना चाहेगा? गति में। ऊपरी धड़ रहना चाहे गति में। अगर वह रुका होता तो गिर जाता, इसलिए उसने क्या किया? थोड़ा चल लिया। अब चलने की वजह से जो गति में था शरीर वो क्या हो गया? मेंटेन हो गया और आराम से क्या होता है? वो बच जाता है। बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत नहीं। आगे बंदूक, अगर हम बंदूक से कोई शीशा का मान लो मकान बना हुआ है या कोई शीशा है मकान बना हुआ है मान लो, अगर बंदूक की गोली से हम शीशे में क्या मारेंगे? बंदूक से शीशे में गोली मारेंगे तो शीशे में केवल छोटा से छिद्र होगा। तो लोग केयर किए होंगे जब शादी विवाह मान लो कहीं बस जा रहे, कहीं कोई गाड़ी जा रही है तो लोग पत्थर मार देते हैं, उसका पूरा कांच क्या होता है? टूटता नहीं है, पूरा कांच ही चढ़ जाता है। तुम लोग केयर किए होंगे, कोई डंडा मार दिया, कोई पत्थर मार दिया तो पूरा जहाँ पत्थर लगा तो वहाँ तो मानो चटका ही है, वो पूरा क्या होता है? एकदम फैल जाता है, पूरा फैल जाता है। हुआ क्यों ऐसा? लेकिन वहीं पर तुम वहीं कांच पर अगर हमने बंदूक की गोली से मारा होता उसी कांच पर तो न चटकता, बस जहाँ गोली लगती बस वहीं छोटा छिद्र होता और चटकता मटकता नहीं। यही न्यूटन का नियम का उदाहरण है। कैसे देखो, जब हमने उस कांच पर पत्थर फेंका तो पत्थर का जो टाइम था और पत्थर का कांच के संपर्क में जो टाइमिंग था वह थोड़ा ज़्यादा होता। क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है। और ज़्यादा होने से जो उसका टाइमिंग बढ़ने के कारण वो क्या होता है? पूरे मीडियम में क्या होता है? वो फैल जाता है और फैलने से पूरा क्या होता है? वो चटक जाता है। लेकिन जब बंदूक की गोली से हमने वहाँ क्या किया? बंदूक से हमने क्या किया? वहाँ पर गोली मारा तो टाइम क्या होता है वहाँ पर? उसके संपर्क में, यानी कांच और गोली, जो गोली होती है कांच के संपर्क में बहुत कम टाइम तक आती है। क्या आती है? बहुत कम समय तक आती है। बहुत कम समय में संपर्क में होने के कारण क्या करती है? बस छेद करके निकल जाती है, वहाँ पर सीधे चटकता नहीं है। तो होता है वहाँ क्या है? जब गोली मारी गई तो उसका जो संचरण का टाइम था वो बहुत क्या था? कम था। जब पत्थर फेंका गया तो मीडियम में संचरण टाइम क्या था? बहुत ही ज़्यादा था। तो मीडियम में पत्थर फेंकने पर संचरण का टाइम बहुत ज़्यादा होने से शीशा क्या हो गया? चटक गया। लेकिन जब गोली मारी गई तो टाइम संचरण क्या हुआ? उसे टाइम क्या मिला? बहुत कम मिला। और टाइम बहुत कम मिलने की वजह से गोली क्या हो गई? बस पार हो गई, शीशा चटका नहीं। यह है न्यूटन गति का नियम। बताओ, न्यूटन के गति का पहला नियम एकदम विस्तार से समझ में आया? और तुम प्रयोग कर सकते हो, बहुत सा उदाहरण है। जैसे मान लो एक गिलास ही है, एक गिलास है, तुम लोग जाकर एक्सपेरिमेंट करना है, यहाँ पर तो है नहीं। एक ले लेना तुम लोग प्लेइंग कार्ड जानते हो? ताश की गड्डी। ये एटीएम ले लेना। क्या लेना है? एटीएम के ऊपर कोई रख देना पत्थर टुकड़ा। क्या रखना? पत्थर का टुकड़ा। हम लिए नहीं हैं, ठीक। अब तो सब फ़ोन पे वाला काम हो रहा है, ठीक। तो इस पर रखना प्लेइंग कार्ड रख देना, एटीएम रख देना, उस एटीएम के ऊपर रखना पत्थर का टुकड़ा। और तुम एकदम स्पीड से मारोगे ना, एकदम स्पीड से मारोगे, पत्थर नहीं जाएगा। एटीएम या कार्ड, प्लेइंग कार्ड आगे चला जाएगा। पत्थर किस अवस्था में था? पत्थर जो रखे थे ऊपर वह विराम में था। अपनी स्थिति चेंज नहीं करना चाहेगा, उसकी क्वालिटी है। हम किस अवस्था में हैं? हम विराम में किस अवस्था में रहेंगे? हम विराम में रहेंगे। प्लेइंग कार्ड आगे चला जाएगा, इनकी पत्थर कहाँ चला? गिलास के अंदर चला जाएगा। बात समझ में आई? तो एक्सपेरिमेंट घर पर कर सकते हो, ना होता कि मिलना बताना। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? बताओ। तो न्यूटन ने अपनी गति के नियम किसमें दिए थे जी? अपनी पुस्तक कौन सी थी? प्रिंसिपिया। न्यूटन ने एक ही पुस्तक लिखी थी, प्रिंसिपिया। उसमें उन्होंने क्या किया था? पूरा सिद्धांत अपना दिया था, ठीक। और कब लिखी थी? 1687 में। 1687 में एक पुस्तक लिखी। उसका पुस्तक का नाम क्या था जी? प्रिंसिपिया। और प्रिंसिपिया में उन्होंने क्या दिए? गति के 3 नियम दिए, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? न्यूटन गति के नियम। बताओ, पहले नियम में किसी कोई डाउट है? नीचे लिखो, नीचे लिखो। देखो यार, समझो यहाँ पर यह प्रश्न वनडे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। न्यूटन के किस नियम से
बल की परिभाषा प्राप्त होती है। और न्यूटन के किस नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है? तो ध्यान रखना, आज न्यूटन के पहले नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। अभी हम लोग डिराइव करेंगे न्यूटन के दूसरे नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है। तो नीचे लिखो नोट में विशेष पॉइंट, न्यूटन के प्रथम नियम से, नोट पॉइंट लिखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूटन के प्रथम नियम से, न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट लिखो, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को पूछा गया है भी। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को गैलीलियो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रहे, गैलीलियो का नियम, अलग पेन से लिखा करो जब अलग साइंटिस्ट का नाम आए। गैलीलियो का नियम या दोनों पूछा जाता है, या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यहीं से ही जड़त्व की परिभाषा मिलती है। या जड़त्व का नियम कहते हैं। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक। तो न्यूटन के प्रथम नियम से क्या प्राप्त होता है जी? बल की परिभाषा। और न्यूटन गति के प्रथम नियम हम लोग कहते क्या हैं? गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक, उतना उतार लो पहले। बोलो मत रहो, आगे ना लो। संवेग को पढ़ने के बाद ही हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन गति द्वितीय नियम। देखो, संवेग, मोमेंटम, संवेग, देखो ध्यान से, संवेग होता क्या है? सबका ध्यान इधर। किसी पिंड के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को ही हम लोग कहते क्या हैं? संवेग। पहले लिखो फिर समझाते हैं हम। देखो, किसी पिंड के द्रव्यमान, किसी पिंड के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। संवेग कहते हैं। किसी पिंड के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल हम लोग कहते क्या है? संवेग। ठीक, अब लिखो, मैं सबको इधर देखो। माना किसी पिंड का द्रव्यमान, यम तथा उसका वेग v हो तो पिंड का संवेग हमने क्या बताया? द्रव्यमान गुणे वेग।
संवेग को दिखाते हैं P से, द्रव्यमान दिखाते हैं m से, m गुणे v, यानी P बराबर m इंटू v। पहले इसको समझ लो, लिख लो, फिर समझाते हैं इसका मतलब क्या होता है संवेग का। ठीक, हम बात करते हैं संवेग का मात्रक और विमीय सूत्र। संवेग का मात्रक और विमीय सूत्र, और विमीय सूत्र अभी लिखना किसी को नहीं है, सबका ध्यान देना चाहिए। पहले हम बात करते हैं संवेग का मात्रक, यूनिट ऑफ मोमेंटम। संवेग का मात्रक, बताओ संवेग का मात्रक जो लिखोगे क्या लिखोगे? द्रव्यमान का मात्रक। द्रव्यमान मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो क्या जगह था? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, संवेग की विमा, संवेग की विमा बताओ। द्रव्यमान की विमा क्या होती है? यम ना। वेग की विमा क्या होती है? टी पावर माइनस एक। विमा हम लोग लिखते हैं बड़े कोष्ठक में, टी पावर माइनस एक। अब देखो संवेग एक सदिश राशि, क्या है? सदिश राशि। अब क्यों सभी जानोगे। ठीक, संवेग, संवेग एक क्या है जी? सदिश राशि है। अब समझो संवेग का मतलब सही रूप से लिखना बंद करो, पहले समझो बच्चा। एक कोई लड़का खड़ा है, संवेग का सही सा अर्थ क्या होता? भाई तुम रट्टा मार रहे थे, इसका मतलब समझो पहले। एक कोई लड़का यहाँ खड़ा है, ठीक, सड़क पर। इस लड़के के सामने से आ रही एक साइकिल, क्या रही है? एक आ रही साइकिल। चलो, इस साइकिल को चलाता हुआ कोई लड़का आ रहा है, और लड़का है पहलवान। लड़का कह रहा है बच्चा तुम आओ तेज से, हम खड़े रहें, कोई दिक्कत नहीं है। बेचारा मार जोर लगा क्या कि इसकी ओर आगे बढ़ा। ये आज जैसे साइकिल इसकी ओर आई, पकड़ खड़ा हो गया, ले खत्म, वही रुक गया बेचारा। अब क्या किया? अब आगे समझो। लड़का फिर वही खड़ा है, बस समझते जाओ संवेग का मतलब क्या है। ये लड़का यहाँ फिर खड़ा है, ठीक, और यही मान लो इसी लड़के के सामने से अभी आ रही थी साइकिल। अब इसी लड़के के सामने साइकिल ना आ गई ट्रक। क्या आ गई? ट्रक आ गई। बोलो, शांत लो। चलो, यह ट्रक, ठीक। अब बताओ बच्चा साहब खड़े रहेंगे? खड़े नहीं बल्कि खड़े हो जाएंगे हमेशा के लिए। क्यों? देखो हुआ क्या, जब यह साइकिल इस लड़के की ओर आई, अभी हम लोगों ने पढ़ा संवेग P प्रपोर्शनल है m के, और P ही प्रपोर्शनल है v की। दोनों बात ध्यान से समझना, पहले इसका मतलब समझो। इसका मतलब यह है अगर किसी पिंड का मास भी ज़्यादा होगा, उसका संवेग तब भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। संवेग मतलब कोलिजन करने की क्षमता, टकराने की, और टकराने की क्षमता मतलब ये है कि चोट लगाने की क्षमता। संवेग मतलब चोट लगाना। साइकिल और बस, ट्रक, साइकिल और ट्रक में किसका मास ज़्यादा है? ट्रक का। इसका मास क्या है? अगर मास कम है इसका, साइकिल का, तो संवेग यानी चोट लगाने की क्षमता क्या होगी? इस लड़का को चोट नहीं लगा। अब बताओ इसका मास ज़्यादा,
तो संवेग क्या हो गया, ज़्यादा। जब संवेग ज़्यादा हो गया, चोट लगाएगा नहीं, ऑटोमेटिक उड़ जाएगा धरती से ही। मतलब किसी पिंड का जो संवेग होता है वह किस पर डिपेंड कर रहा है, द्रव्यमान। पहला डिपेंड कर रहा है मास पर। किसी पिंड का मास ज़्यादा होगा, उसका संवेग भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अभी बात करेंगे आगे पिंड से। अगर किसी पिंड का संवेग द्रव्यमान क्या है, कम है, उसका संवेग भी क्या होगा, यानी चोट लगाने की क्षमता भी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर व्यक्ति को चोट लगे कम, और यहाँ पर चोट क्या लगेगा, अधिक लगेगा। यहाँ बात समझ में आई। अब आगे समझो। ये तो हम बात किए द्रव्यमान के केस में, अब हम बात करते हैं वेग के केस में, वेलोसिटी के केस में। मान लो यही दोनों थी, रास्ता वही है, रास्ता वही है, रास्ता वही है, ट्रक भी वही है, ट्रक वही है। बोलो मत, समझो पहले इसका मतलब। तुम रट्टा मार लेते हो। ये ट्रक है, ठीक, ट्रक, और इधर से आ रही कोई कार, क्या रही जी, कार आ रही है। चलो ये कार है, ठीक, चलो ये क्या है, कार। दुनहों मिला, ये इधर से क्या जा रही जी, ट्रक, इधर से क्या रही है, कार। बताओ, ट्रक और कार दोनों को ही टक्कर, दोनों समान स्पीड से थी, दोनों को ही टक्कर। बताओ क्षतिग्रस्त यानी क्षति किसमें ज़्यादा होगी, कार में, ट्रक में? तुम बताओ होगा क्यों, जानते हो? ये साइंस का रूल है, कहता है। साइंस क्या कहता है, जिस पिंड का द्रव्यमान कम, उसमें क्या रहेगा, संवेग भी। और जिस पिंड का मास ज़्यादा रहेगा, उसका संवेग भी क्या रहेगा, उसका संवेग ज़्यादा रहेगा। संवेग ज़्यादा होने मतलब ये है कुछ चोट लगाएगा ज़्यादा, उसकी चोट लगाने की क्षमता भी क्या होगी, ज़्यादा। तो किसका मास ज़्यादा है, ट्रक का मास ज़्यादा, इसका मास क्या है, तो कौन ज़्यादा क्षतिग्रस्त होगा, कार ज़्यादा क्षतिग्रस्त होगी। और ये क्या होगी जी, पता चला कि इसको उड़ा के चला गया, ई वाला इसको उड़ा के चला गया आराम से, सब लुढ़के हुए हैं। लेकिन मान लो ये तो मैंने बात की द्रव्यमान केस में, किसमें बात की जी, हम बात करते हैं वेलोसिटी केस में। किसमें बात करते हैं, वेलोसिटी। चारों का मतलब पहले समझो, दो ध्यान से। ये पहला है, ये दूसरा है। बताओ यहाँ पर क्षतिग्रस्त ज़्यादा कौन हुआ, कार। ये है कार, ये क्या है, ट्रक, ठीक है। तो क्षतिग्रस्त कौन हुई, कार हुई। अब देखो, मान लो इधर से भी आ रही कार, इधर से भी आ रही है कार, ये कार ही है, इधर से भी और इधर से भी आ रही कार। इधर से कौन आ रही है, कार। और दोनों कार का मास भी क्या है, बराबर है। मैंने मास मान लिया बराबर ही है। चलो, इनका मास समान है, लेकिन इनका वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है। एक मिला आ रही थी, मान लिया 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और एक मिला आ रही थी 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक। ये आ रही 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कितना आ रहा है जी, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब बताओ किस वाली कार में झटका ज़्यादा महसूस होगा, पहले में दूसरे में, दूसरे में। अगर वेग बढ़ेगा तो संवेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। संवेग बढ़ने मतलब ये वो चोट ज़्यादा लगाने का काम करेगा। यानी ई वाली गाड़ी ये वाली कार इस वाली कार में क्या करेगी, चोट झटका लगाने का ज़्यादा प्रयास, यानी ये ज़्यादा क्षतिग्रस्त होगी, ये क्या होगी, कम होगी। बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत? चारों चित्र कौन आ रहे उसको उतारो पड़ेगा, फटाक से ना, फटाक सब। Lights, camera, action.